पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने AK-47 मामले में बरी कर दिया है और इस मामले में सिविल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी और इसी मामले में अनंत सिंह जेल में बंद हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब पूर्व विधायक के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। अनंत सिंह के लिए अभी तक की सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है और आपको बताएं कि साक्ष्य के अभाव में पटना उच्च न्यायालय ने इन्हें बरी कर दिया। वहीं अनंत सिंह को राहत मिलने से उनके समर्थकों में खुशी है। बाढ़ में अनंत सिंह के समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हैवानियत का हैरान करने वाला वीडियो सामने आ गया है। 9 अगस्त का यह वीडियो वारदात के बाद का पहला वीडियो है जिसमें दरिंदगी की शिकार हुई महिला डॉक्टर का शव दिखाई दे रहा है। साथ ही उस वक्त सेमिनार हॉल का हाल भी इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो अस्पताल के अंदर का ये वीडियो और वो कमरा जहां पर महिला डॉक्टर दरिंदों का शिकार हुई थी। हॉल अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। डॉक्टर से हुई दरिंदगी के निशान कमरे में आपको हर तरफ नजर आ जाएंगे। कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस में पुलिस ने सीबीआई को केस डायरी हैंडओवर कर दी है। सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई अस्पताल के स्टाफ और परिवार के लोगों के बयान दर्ज करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की जांच का एक एंगल यह भी होगा कि क्या रेप की इस जघन्य वारदात में एक ही शख्स शामिल था या फिर उससे अधिक आरोपी थे। इसके साथ ही सीबीआई पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी बातचीत करेगी और आरोपी से भी नए सिरे से पूछताछ होगी। तो बंगाल में मेडिकल छात्रा की रेप के बाद पूरे देश भर में डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। बेगूसराय के सदर अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और यही वजह है कि ओपीडी सेवा पूरी तरह से ठप है। वहीं अस्पताल की सेवाएं बंद होने से मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है। डॉक्टरों ने 1 दिवसीय हड़ताल करके पीड़िता को न्याय दिलाते हुए दोषी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। पटना एम्स में ओपीडी सेवा आज भी बंद है और इसकी वजह से मरीजों को आज भी लौटना पड़ रहा है। यहां के सीनियर रेजिडेंट और मेडिकल के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट को लेकर ओपीडी बंद कर दिया है। उनकी मांग है कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम हत्या में इंसाफ मिल सके। डॉक्टर की मांग है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के साथ सीबीआई पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करे। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा है। इस वजह से देश के बड़े सरकारी अस्पतालों में सेवाएं बाधित हुई हैं। इस बीच फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि फोडा ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद मंगलवार देर रात से फोडा ने अपनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। हालांकि बाकी के अन्य डॉक्टर्स संगठनों की हड़ताल अब भी जारी है। फोडा के अध्यक्ष अविरल माथुर ने कहा कि सरकार की ओर से सुरक्षित माहौल मिलने का भरोसा दिया गया है और मांग मान लेने के बाद हड़ताल वापस ली जा रही है। बिहार और झारखंड में ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ रेप हत्या मामले को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। जो डिमांड्स हैं उसमें एक टाइम बाउंड मैनर में एश्योरेंस दी है कि उसको एड्रेस करा जाएगा। हम लोग फ्यूचर फॉलोअप्स ज़रूर लेंगे। हम लोग जल्दी आके इनसे मिलेंगे दोबारा और उन्होंने हमसे कहा कि एक कमेटी गठित होगी जिसमें हम लोग भी हिस्सा होंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स और हम लोग इस चीज़ के लिए जो हमारा डिमांड है सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट, इस पे फोडा आगे की तरफ स्टेक होल्डर की तरह मेंबर बनते हुए जल्दी ही जल्दी इसको लाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर पाएगी। हमारी क्योंकि सारी जो मांगे थीं जैसा हमारी प्रेस रिलीज़ में था उनको अभी मांग लिया गया है, तो हमें ये सोचते हुए लग रहा है, हम सब ने आपस में डिस्कशन किया है कि एज अ संस्था जो हमारी फोडा है, हम लोग की सारी डिमांड्स मानने की वजह से हम ये स्ट्राइक को अब विराम देंगे, हम इसे कॉल ऑफ करेंगे। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार बयान जारी किया है। उनके इस बयान को बेटे सजीव वाजेद जॉय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। अपने बयान में शेख हसीना ने अपने पिता और परिवार की कुर्बानियों को गिनाया। इसके अलावा उन्होंने बंगबंधु की प्रतिमाओं के अपमान पर भी दुख जताया। शेख हसीना ने हिंसा की घटनाओं को आतंकवादी हमला करार दिया और साथ ही उन्होंने जुलाई के बाद बांग्लादेश में हुई हत्याओं और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलने की भी बात कही। 15 अगस्त को शेख हसीना ने सम्मान के साथ राष्ट्रीय शोक दिवस को मनाने का आह्वान किया। तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक और करीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश के कोस्ट गार्ड ने इन्हें गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने पहचान छिपाने के लिए
दाढ़ी कटवा ली थी और नाविक बनकर बांग्लादेश से भागने की कोशिश कर रहे थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए सलमान एफ रहमान शेख हसीना के उद्योग और निवेश सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की कोशिश है कि शेख हसीना का कोई भी सहयोगी देश छोड़कर न जा सके। सलमान एफ रहमान नाम के शेख हसीना के करीबी ने मछुआरे का भेष बना लिया था और इन पर आरोप है कि शेख हसीना के उद्योग और निवेश सलाहकार के तौर पर काम करने वाले सलमान एफ रहमान ने बांग्लादेश से अरबों डॉलर की हेराफेरी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने दिल्ली स्थित आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा झंडा फहराया। स्वतंत्रता दिवस से पहले चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया गया है। देश के अलग अलग शहरों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में गृह मंत्रालय ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इसमें सीआरपीएफ के 350 जवानों ने बाइक पर सवार होकर तिरंगा रैली निकाली। बेंगलुरु से एक बेहद ही खौफनाक वीडियो सामने आया। यहां एक वॉल्वो बस ने सड़क पर एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। बस के ब्रेक फेल होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में रील बनाने की खुमारी सिर चढ़कर बोल रही है। नाबालिग रील बनाने के चक्कर में अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। रील बनवाने के लिए नाबालिग ने गाड़ी से खतरनाक स्टंट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़के की उम्र 11 साल बताई जा रही है। जेवर थाना इलाके का यह वीडियो बताया जा रहा है। दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सदर पीएससी में लाखों रुपए की दवा खुले में ही रखी गई है। बारिश के पानी और धूप की वजह से दवाएं खराब हो रही हैं। इन दवाओं को पीएससी और सीएचसी में आने वाले मरीजों को निःशुल्क वितरित किया जाना था। सदर पीएससी के प्रभारी चिकित्सा ने बताया कि दवाएं एडिशनल पीएससी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए हैं। यहां दवा रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं, जिससे मजबूरी में इन्हें बाहर ही रखना पड़ा। इस बारे में जब सिविल सर्जन से पूछा गया तो उन्होंने इसकी जानकारी से ही इनकार कर दिया। साथ ही जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। हुआ है उसमें स्टोर रूम एक ही है। टोटल 8 रूम मिला हुआ है प्रखंड की ओर से। उसी में अस्पताल चल रहा है। आप देखेंगे तो शटर जैसा लगा हुआ है, गोदाम है, उसी में अस्पताल चलता है। बाद में एक और रूम मिला, उसमें भी डालने के बाद भी बरंडा पे पड़ा हुआ है और ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पर। तो ऐसे भी बाहर में लगा हुआ है एस्बेस्टस का कुछ। हम तो अभी देखे नहीं कितना भींगा है, हमको तो मालूम नहीं भी है। वहाँ का प्रभारी जो हमको अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। इन्फॉर्मेशन देगा तो हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, बचाव करेंगे। क्या कारण है सर? हम तो देखे नहीं ना, हमको दिखाएगा तब ना, हमको बोलेगा। हमको दिखाया नहीं MIC, कोई लेटर भी नहीं दिया हमको। हम लेंगे उसको, हम देखते हैं इस चीज़ को। बिहार से राज्यसभा की 2 सीट पर होने वाले चुनाव में एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा 20 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नामांकन से पहले न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका मकसद है कि 2025 में विधानसभा चुनाव एनडीए शानदार तरीके से जीते। उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने सारण के दरियापुर में बने रेल पहिया कारखाने पर सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट किया। अपने पोस्ट में लालू प्रसाद ने लिखा कि आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सारण के दरियापुर स्थित रेल व्हील प्लांट में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक रेल पहियों का उत्पादन किया जा चुका है। हमने रेल मंत्री रहते इसकी आधारशिला 29 जुलाई 2008 को रखी थी। इसके निर्माण पर लगभग 1640 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बिहार में रेल के पहिए का निर्माण भारतीय रेलवे के लिए एक वरदान साबित हुआ है। अब मेड इन बिहार रेल पहिए भारतीय रेलवे की रफ्तार भरने में रिकॉर्ड बना देश के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। बिहार के बेला स्थित रेल व्हील प्लांट द्वारा अब तक 2 लाख से अधिक रेल पहियों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे भारतीय रेलवे की विदेशों पर निर्भरता कम हो गई है। भागलपुर में गंगा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। भागलपुर से कहलगांव, पीरपैंती समेत मिर्जा चौकी को जोड़ने वाली NH 80 सड़क पर आवागमन बाधित है।
मसाडू के पास बना डायवर्जन पानी में बह चुका है। सड़क पर तेज रफ्तार से पानी का बहाव हो रहा है और इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही आना जाना कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार की तरफ से काफी धीमी गति से काम हो रहा है और इसी से यह समस्या आई और साथ ही फ्लड फाइटिंग का भी काम नहीं किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ऐसे ही नदी का रौद्र रूप जारी रहा तो सड़क पूरी तरह कट जाएगी। वहीं खगड़िया में बागमती नदी उफान पर है। चौथम प्रखंड के रोहियार पंचायत में भीषण कटाव शुरू हो गया है। बंगलिया गांव में कटाव से लोगों के बीच दहशत है। वीडियो आपके सामने, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से बागमती नदी के कटाव से जमीन नदी में समाई जा रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से कटाव निरोधी कार्य शुरू करने की मांग की है। मुंगेर में लगातार गंगा नदी के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बरियारपुर प्रखंड के कई विद्यालयों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बरियारपुर प्रखंड के फुलकिया मध्य विद्यालय की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। स्कूल पानी में डूब गया है और यही हाल कुर्मी टोला झुआ बहियार के मध्य विद्यालय और 81 प्राथमिक विद्यालय का है। बाढ़ के पानी ने पूरा स्कूल परिसर डूबा हुआ है। बेगूसराय में गंगा नदी उफान पर है। जिले के मटिहानी प्रखंड इलाके में पिछले कई दिनों से गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है। सड़कों पर पानी भर जाने से दूसरे गांव का संपर्क टूट चुका है, जिससे लोगों को अब आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है। खेत में लगी फसल भी पानी में पूरी तरह से डूबी हुई है। लोगों के साथ मवेशियों के लिए चारे की परेशानी भी इस वक्त एक चुनौती है और यही वजह है कि खुद के आशियाने को छोड़कर अब लोग ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए विवश हैं। ऐसे में लोग जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पटना के कई जिले में मानसून की जबरदस्त बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिन में करीब 17 जिले में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश की वजह से गंगा, गंडक और कोसी नदी में उफान देखा जा रहा है। इसकी वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। पटना से सटे दियारा इलाके में पानी प्रवेश कर चुका है। गोपालगंज में बारिश के बाद दिल्ली से गुवाहाटी को जोड़ने वाली N27 पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मूसा के पास पुलिया के किनारे दोनों तरफ 10 फुट गड्ढा बना हुआ है। रेनकट की वजह से सड़क के किनारे बने इन गड्ढे से किसी बड़े हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने NH के पास बने इन गड्ढों की जल्द मरम्मती की मांग की है। लखीसराय में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इससे सहायक की नदी क्यूल और हरुहर भी उफान पर है। जिले के पिरपरिया प्रखंड का रामचंद्रपुर दियारा क्षेत्र में कई एकड़ में लगी मकई की फसल पानी में डूब चुकी है। किसान परेशान हैं, पशुओं को भी चारे की परेशानी आ रही है। परेशान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आने जाने के लिए नाव की मांग करते हुए मुआवजे की भी मांग की। सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार पहल की जा रही है। समस्तीपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलथारा की तस्वीर आपके सामने है, जहां मोहिद्दीन नगर के शिक्षक राजेश कुमार सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं, जो अपने अनोखे अंदाज में बच्चों को गिनती सिखा रहे हैं। गिनती के जरिए वो बच्चों को देश, दुनिया और नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं और उनके पढ़ाने के इस अंदाज की लोग खूब प्रशंसा कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना है, घर घर अलग जगाना है। जी हाँ, बिहार में शिक्षा की नई क्रांति चल पड़ी है। बच्चों को जब मैं खेल खेल में पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो संकल्प है वह पूरा हो रहा है। जब भी मैं वर्ग कक्ष में जाता हूँ, स्वयं को शिक्षक नहीं बच्चों का दोस्त समझता हूँ और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, बच्चे निर्भीक होकर मुझसे प्रश्न कर पाते हैं। उनकी उपस्थिति भी बढ़ती है, साथ ही साथ गुणवत्ता भी बढ़ती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कुल 1037 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक के लिए चुना गया है। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस 2024 के मौके पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक प्राप्त करने वालों की सूची जारी कर दी है। इन सभी को 15 अगस्त के मौके पर अवार्ड दिया जाएगा। बिहार से एडीजी संजय सिंह और डीएसपी राजेश कुमार शर्मा को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। वहीं गैलेंट्री अवार्ड किससे मिलने वाला है वो भी हम आपको बता दें। तो
तो वीरता, प्रतिष्ठित आचरण और सेवा के लिए यह सम्मान दिया जाता है और कर्तव्य के प्रति समर्पण, दक्षता पर इसका चयन होता है। बेहतर काम में शामिल होने पर यह सम्मान आपको मिलता है और साल में 2 बार सम्मान की सिफारिश की जा सकती है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर यह सम्मान आपको हासिल होता है और गृह मंत्रालय सम्मान के लिए सिफारिश मंगवाता है। राष्ट्रपति पुलिस पदक, वीरता के लिए पुलिस पदक, मेधावी सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक। बिहार में राज्यसभा की 2 सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। 27 अगस्त को नाम वापस लेने की तारीख है। अगर चुनाव की नौबत आई तो 3 सितंबर को चुनाव होगा। संख्या बल के लिहाज से एनडीए के दोनों उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है, जिसमें एक उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं। दूसरे उम्मीदवार पर संशय है कि बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं। पाटलिपुत्र से सांसद बनने के बाद, मीसा भारती के सांसद बनने के बाद उनकी सीट खाली हुई है। वहीं दूसरी तरफ नवादा से विवेक ठाकुर सांसद चुने गए हैं, उनकी सीट भी खाली हुई है। जाहिर सी बात है इस दोनों सीट पर उम्मीदवार एनडीए को देना है और एक उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा तय हो चुके हैं। दूसरे नाम पर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बहरहाल आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 27 तारीख को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि घोषित की गई है। और अगर जरूरत पड़ा तो 3 सितंबर को चुनाव होगा और 3 सितंबर को ही चुनाव के बाद देर शाम परिणाम घोषित किया जा सकता है। अभी जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है वो शाहनवाज हुसैन और आरके सिंह के नाम की चर्चा है कि शायद बीजेपी इन दोनों में से किसी को उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन फिलहाल तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है। कुछ और भी नामों की चर्चा है, लेकिन ये नाम अभी रेस में आगे चल रहे हैं। बहरहाल बीजेपी को तय करना है कि वो अपने उम्मीदवार किसे तय करती है। बहरहाल जो संख्या बल की स्थिति है, एनडीए के लिए दोनों सीट पर जीत हासिल करना कल 15 अगस्त को लेकर पटना के गांधी मैदान में तिरंगा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला प्रशासन की ओर से एक बड़ी तैयारी की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी नया रूट बना दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से कई रूटों को डायवर्ट किया गया है। कई सड़कों पर गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। गांधी मैदान पहुंचने में किसी को कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। बात करते हैं सीतामढ़ी के सोनबरसा थाने की, जहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। शराब माफिया से हमदर्दी दिखाने वाले थानेदार को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने शराब से भरी गाड़ी को जब्त कर पुलिस के हवाले किया था। वहीं थानाध्यक्ष ने रात में उस गाड़ी को बदल डाला। जब्त चमचमाती गाड़ी के बदले दूसरी खराब गाड़ी खड़ी कर दी गई। जांच में मामले की पुष्टि के बाद एसपी ने दोषी थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। घटना 15 दिन पहले की बताई जा रही है। शिकायत मिली थी कि गाड़ी में कुछ हेरफेर की गई है। इस सूचना के सत्यापन में एसडीपीओ सदर 2 श्री आशीष जी से जांच कराई गई। जांच के क्रम में दोषी पाए गए तो उन्हें निलंबित कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही, प्रोसीडिंग की जाएगी और जो भी फैक्ट्स अभी तक आए हैं उसके अनुसार कार्रवाई की गई है। अभी तक कुछ मिल पाया है कि नहीं? जांच में वो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। अब इसके बाद विभागीय कार्रवाई चलेगी तो उसमें जो भी आएगा उस तदनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर में वैशाली एक्सप्रेस के टीटी की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया, जहां एक दिव्यांग यात्री के साथ टीटी ने बदतमीजी की। जानकारी के मुताबिक एक दिव्यांग यात्री बिना टिकट के बैसाखी के जरिए ट्रेन में चढ़ रहा था और चेकिंग के दौरान टीटी ने गाली गलौज करते हुए दिव्यांग यात्री को कॉलर पकड़कर धक्का दे दिया और आरपीएफ की टीम को बुलाकर ट्रेन से उतार दिया जाता है इस दिव्यांग शख्स को। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। रिलायंस फाउंडेशन ने 2024-25 के लिए 5100 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। देश भर के वो विद्यार्थी जो किसी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश चाहते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट कोर्स में हर विषय में छात्रवृत्ति दी जा रही है। ग्रेजुएशन कर रहे हर एक छात्र छात्रा को 2 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्नातक कोर्स कर रहे विद्यार्थी किसी भी विषय में आवेदन कर सकते हैं। उन्हें छात्रवृत्ति मेरिट और पारिवारिक आय के आधार पर दी जाएगी। रिलायंस ने अब तक 23,000 से ज्यादा छात्रवृत्तियां दी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप रिलायंस फाउंडेशन की आधिकारिक जो वेबसाइट है www.scholarship.reliancefoundation.org पर जा सकते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।